बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान महाम ज़हरा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मार्केट व्यू 360। नाज़रीन, आज का हमारा मार्केट का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज मेरे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं, जिनमें से एक हैं मिस्टर ज़फ़र मोती, दूसरे हैं मिस्टर अमीन यूसुफ़ और तीसरे हैं यासिर याकूब हबीब। नाज़रीन, आज जो मैं इनसे सवालात करने वाली हूँ वो आज तक इससे पहले किसी भी एंकर ने नहीं किए हैं, वो भी तीनों को एक साथ बिठाकर। मार्केट की कुछ ऐसी बातें हैं जो हर कोई अपने अपने बयान में जो है ना वो अलग बताता है। वो सवाल आज हम तीनों को जो है ना वो सामने बिठा के करने वाले हैं कि क्या उनकी राय मुत्तफिक होती है या फिर वो एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आप लोग कैसे हैं? सबसे पहला सवाल जो है मेरा ये है कि हमारी जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है वो इतनी ज़्यादा वीक है कि अगर रशिया यूक्रेन की जंग हो तो स्टॉक मार्केट पे प्रेशर आता है, सियासी मामला ख़राब हो तो स्टॉक मार्केट पर प्रेशर आता है। लोग कहते हैं कि इन्वेस्टर्स कम हैं, इस वजह से स्टॉक मार्केट वीक है। जब स्टॉक मार्केट के हालात ऐसे ही रहेंगे तो स्टॉक मार्केट कैसे ग्रो करेगी, इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे यहाँ पे? इससे सवाल आपने पूछा है पहले। अच्छा, तो इसलिए वीक है कि आपका जो हमारा मुल्क है वो वीक है, इकोनॉमिकली भी, फंडामेंटली भी। अब तो फूड सिक्योरिटी भी ना होना, तो जब ऐसा मुल्क होता है जो खुद वीक हो इकोनॉमिकली, तो उसकी कैपिटल मार्केट ऐसे ही हैंडल होती है जिसमें माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल के एलिमेंट्स जो हैं वो हर वक्त उसको अफेक्ट करते हैं। माइक्रो लेवल्स के अगर कंपनी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन मैक्रो लेवल पर जैसे आपने खुद कहा कि रशिया की वॉर हो गई, यमन की वॉर हो गई, हुसी का आ गए, या इसराइल साउथ लबनान में घुस गया, या कहीं पर पाकिस्तान के करीब में अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो वॉर थी, तो उसका अफेक्ट तो कैपिटल मार्केट पर ज़रूर आएगा। और उसके अफेक्ट जो है वो कंपनी के रिज़ल्ट से भी ज़्यादा ऊपर से आता है, ज़्यादा होता है। तो मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब ये है कि जब तक इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तब तक आपकी कैपिटल मार्केट पर बाहर का एलिमेंट का मसला आता रहेगा, क्योंकि हम ऑयल 90% हम ऑयल इंपोर्ट वाले कंट्री हैं, और जैसे ही ऑयल के भाव बढ़ते हैं कोई वॉर की वजह से, तो हमको अफेक्ट आता है। सर, आप कितना मुत्तफिक हैं सर की बात से? देखिए, काफ़ी हद तक ज़फ़र भाई सही कह रहे हैं, लेकिन दुनिया भर की जब भी कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट उसका इफेक्ट लेती है। हमारे साथ मसला, जैसे आपने इंट्रो में बताया कि इन्वेस्टर का साइज़ हमारा बहुत छोटा है और हमारी मार्केट का साइज़ भी बहुत छोटा है। अगर आप कंपैरिजन करें तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी हमारी काफ़ी नीचे आ गई है, पहले काफ़ी ज़्यादा होती थी। इसमें ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है ना गवर्नमेंट की होल्डिंग है कंपनीज़ की, तो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, इनिशिएट लेना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस जब मार्केट अच्छी होती है आप नहीं करते हैं, जब ख़राब होती है फिर आप सोच रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती है ओवरऑल। अगर आप देखें तो हमारी इकोनॉमी भी इतना, इकोनॉमिक नंबर्स भी हमारे को इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। ज़फ़र भाई ने बिल्कुल सही कहा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, और हमारे यहाँ जब भी कोई गवर्नमेंट आती है 5 साल उसको पूरा नहीं करने दिया जाता है। आप दूसरी अगर रीजन में देखें, बांग्लादेश में देखें, तो वहाँ पे 5-5, 10-10 साल से गवर्नमेंट चल रही है। जब गवर्नमेंट अगर 5 या 10 साल चलेगी तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, अदरवाइज तो आपकी इकोनॉमी वीक ही होगी। कि वही वाली बात है, कोई भी कोई प्लान करेगा, अगर उसको पूरा टाइम नहीं दिया जाएगा तो आपकी इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी। तो उस पर यही वाली बात है कि जो भी गवर्नमेंट अगर फ्यूचर में भी आती है तो 5 साल उसको काम करने दिया जाए। इसके बाद देखिए इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में वोट करते हैं, ठीक है, आपको नहीं मिले वोट, आप 5 साल वेट करें, फिर उसको गवर्नमेंट को पूरा चलने दें। तो जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी हमारी इकोनॉमी भी सही नहीं होगी, क्योंकि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमी में कोई फोकस ही नहीं करेगा। यासिर सर, आपसे सवाल है मेरा कि आप ये बताएं कि अक्सर यहाँ पे इन्वेस्टर्स ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि जो ब्रोकर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स को मिसगाइड करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें मैं नहीं समझता हूँ कोई सच्चाई है। देखें, बात यह है कि एक चीज़ आज 2 रुपये की है या 4 रुपये की है, वो कल 8 रुपये की होगी। अगर आपके पास आपके क्लाइंट को आपने 4 रुपये पे बोला वो ख़रीदो, और उसने उस वक्त नहीं खरीदा, वो 6 रुपये पे आपसे पूछता है, 7 रुपये पे पूछता है कि क्या मैं अब ख़रीद लूँ। और अगर उस वक्त भी मार्केट बुलिश है तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ब्रोकर का कोई पीछे पर्पज़ है कि नहीं मैं उसको महंगा दिला के उसका नुकसान करवा दूँ। देखिए, बात यह है कि हर इंसान को ये समझना चाहिए कि अगर क्लाइंट नुकसान करेगा तो इसमें क्लाइंट का नुकसान नहीं है, इसमें हमारा भी नुकसान है, इसमें स्टॉक एक्सचेंज का भी नुकसान है। जाहिर सी बात है, वर्ड ऑफ माउथ गलत उसमें नेगेटिव आता है। बात यह है कि हर इन्वेस्टर और ट्रेडर को मालूम होना चाहिए कि जब आप स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हो कि वैल्यूएशन भी कोई एक चीज़ है। अगर एक चीज़ आज 10 दिन पहले एक चीज़ अगर 10 रुपये की थी और आज वो 10 दिन के बाद 17 रुपये की है, और मैंने
किसी क्लाइंट को 12 रुपये पे पिच किया और वो 17 रुपये पे नहीं लेके आज मुझसे 17 रुपये पूछता है कि मैं अब ले लूँ, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ब्रोकर की गलती है, उसमें उस क्लाइंट की वैल्यूएशन का भी एक अंडरस्टैंडिंग गैप है कि जो चीज़ 10 दिन में 70% रिटर्न दे चुकी है, अब आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये नहीं मैं समझता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 4-6 महीने या साल में उससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं देगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको अब अगले 10 दिन तो आप ये भूल जाएं कि आपको यहाँ से कोई 10-20% भी रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी 70% रिटर्न दे चुकी है। 10 दिन के अंदर 70% रिटर्न आपको एक चीज़ स्टॉक एक्सचेंज की दे रही है। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में ऐसी कोई बिजनेस है जो आपको 10-20 दिन के अंदर इतना बड़ा रिटर्न दे सकते हैं। तो इतने रिटर्न के बाद तो एक इन्वेस्टर को खुद भी समझना चाहिए कि हम खुद उस स्क्रिप्ट को एक करेक्शन लेने दें या खुद उसको एक अच्छी वैल्यूएशन पाने दें, इससे पहले हम इन्वेस्ट करें। सर आप ये बताएं कि फिर ये मिसाल लोग क्यों देते हैं? अक्सर लोग इस तरह से बोलते हैं कि जो इन्वेस्टर है वो बाय और सेलिंग करके जो है ना वो गरीब हो गया और ब्रोकर जो है ना उसने बंगले बना लिए, गाड़ियाँ ख़रीद ली। आप बताएं ज़फ़र सर कि ऐसा क्यों कहते हैं? तो बिल्कुल गलत है। बाय और सेल करने वाला दुनिया में उसके लिए रिस्क होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में एक और बड़ा मसला है कि हर किस्म की जो थ्योरी चलती है जो दुनिया में वो हमारे यहाँ मसाइल में आ जाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करने वाले कभी ट्रबल में आ जाते हैं, इसलिए कि वो लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट लेकर आए होते हैं। लेकिन मुल्क में फिर यही जो प्रॉब्लम्स अभी सब बता रहे थे कि भाई पॉलिटिकल क्राइसिस और ये वो, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले फंसता है। लेकिन ज़्यादातर बाय एंड सेल करने वाले क्यों वो करते हैं कि वो ओवर लिमिट बिजनेस कर जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत कम पिप्स में वो काम करके निकल जाते हैं, यानी प्रॉफिट कर लेते हैं, और लॉसेस में लॉन्ग वे खड़े होते हैं। अब वो जो उसके ऊपर जो ब्रोकरेज हाउसेस का बंगले बना लेना है, ब्रोकर्स का बंगले बना लेना, वो इसलिए कनेक्टेड नहीं है कि वो एक क्लाइंट नहीं है, हमारे पास ऐसे 1000 क्लाइंट होंगे। तो 1000 क्लाइंट की ब्रोकरेज से अगर वो बंगले बनाता है या टैक्स भरता है या गाड़ियाँ ख़रीदता है या आर्ट वर्क ख़रीदता है, वो उसका पर्सनल मैटर है। वो उसका कनेक्शन उसकी हार जीत से, इन्वेस्टर की जो बाय सेल करके स्पेक्यूलेटर है, उससे कनेक्शन नहीं है। अच्छा अमीन सर, आप बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज़ हैं, अब ज़ाहिर इंसान यहाँ पे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं स्टॉक मार्केट में, उनके शेयर परचेज़ करते हैं। अगर उन कंपनीज़ को कॉल करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि भाई वो क्या प्रोडक्ट बना रही हैं, कौन सी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल कर रही हैं और उस कंपनी कितनी स्टेबल है, तो कंपनीज़ वाले जो है ना वो ये चीज़ रिवील नहीं करते, वो लोग बताते नहीं हैं। ऐसा क्यों करते हैं, हालांकि उनको चाहिए कि वो अपने शेयर होल्डर को पूरी इन्फॉर्मेशन दें? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि जो भी कंपनी, उसकी ब्रीफिंग होनी चाहिए कि कंपनी के अगर कोई नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या प्रोडक्ट्स पुराने उन्होंने ख़त्म कर दिए तो उसकी ब्रीफिंग होनी चाहिए। और वो मेरे ख्याल में अकाउंट्स के में भी प्रोडक्ट का भी एक एस्पेक्ट होना चाहिए कि कोई अगर इन्वेस्टर है, अगर वो अकाउंट्स देख रहा है, उसकी इतनी नॉलेज है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो देख सकता है, तो ये नॉलेज भी वो कर सकता है, उसके बेस पर वो डिसीजन ले सकता है। लेकिन ये ज़फ़र भाई ने जैसे बताया कि बंगले बन जाते हैं, ये ऐसी बात बिल्कुल गलत है। देखिए इन्वेस्टर जो आता है वो अपनी डिसीजन खुद ले रहा होता है, वो प्रॉफिट भी खुद कमा रहा होता है, नुकसान भी खुद रख रहा होता है, प्रॉफिट ब्रोकर को नहीं दे रहा होता है। मसला ये होता है जब लॉसेज आप कर रहे हो तो फिर आप ब्लेम कर रहे होते हैं कि ब्रोकर ने हमें मरवा दिया, हमें नहीं बताया। जैसे यासिर भाई ने बिल्कुल सही कहा कि एक लेवल लेने का, एक लेवल बेचने का। अगर आप बेचने के वाली पोजीशन पे एक ऑप्टिमम लेवल पे एक स्टॉक आ गया, उस पर आप ले रहे होंगे तो फिर तो आप नुकसान ही करेंगे। तो वो डिसीजन भी एक डिपेंड करती है कि इन्वेस्टर जो है ना वो क्या होता है, टिप्स पे चल रहे होते हैं, व्हाट्सअप ग्रुपों पर टिपें आ रही होती है, भाई आज ये ले लो, कल ये बेच दो, ये भी ले लो, तो उस पर जो है ना इससे काफ़ी इन्वेस्टर को डैमेज होता है। आप खुद अपना होमवर्क करें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी, प्रॉपर्टी ले रहे होते तो आप सारी एनालिसिस कर रहे होते हैं, जब स्टॉक ले रहे होते तो एनालिसिस क्यों नहीं कर रहे होते। तो ये इन्वेस्टर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रोकर की है। ठीक है, ब्रोकर जैसा कहेगा ठीक है बहुत ऑप्टिमम लेवल पे आप नहीं लें, लेकिन इसके बावजूद आप इन्वेस्टर को रोक नहीं सकते। वो कहता है मेरी डिसीजन अलग है। देखिए मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता। मार्केट में मैं ये कह दूँ कि ये स्टॉक आज इतना क्या हो जाएगा, मुझे सारी चीज़ें पता हो या मेरे पास कोई जिन हो वो मुझे बता दे कि भाई आज ये लेवल पर आ जाएगी मार्केट, तो ये दिस नोबडी कैन टाइम द मार्केट। और वही वाली बात होती है जैसे ज़फ़र भाई ने कहा कि लॉन्ग टर्म होते हैं इन्वेस्टर, ऐसे भी होते हैं वो नहीं देख रहे होते हैं। वही वाली बात है, स्टॉक्स के साथ शादी करके बैठ जाते हैं। तो भाई आपको देखना है कि स्टॉक्स की मूवमेंट क्या है। कभी कभी ऐसी होती है कि अर्निंग्स आपकी ख़राब भी हो गई। अगर कोई लेवरेज पे प्रोडक्ट है, अगर प्लांट है जैसे सीमेंट प्लांट है, उसकी लेवरेज इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो सिनेरियो तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा ना। तो आपको मार्केट के साथ अपडेट रहना है, आपने देखना है दुनिया में क्या हो रहा है। वो इंडस्ट्री में से रिलेटेड जो अगर कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की है तो इंडस्ट्री की एनालिसिस क्या है, इंडस्ट्री की में काम है कि नहीं। अगर इंडस्ट्री में काम नहीं होगा, सीमेंट की अगर डिमांड नहीं होगी तो सीमेंट प्लांट कहाँ से प्रॉफिट में आएगा। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, आपका जो सवाल था ना कि भाई ये जो कंपनियां नहीं बताती हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट सवाल है। और उसका टोटल ब्लेम जो है मैं रेगुलेटर्स को कहता हूँ, कई सालों से कह रहे हैं
कि ये कॉपरेट नहीं करते। एज अ शेयर होल्डर इनको हम जब ये स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं तो इनको हर चीज़ बतानी पड़ती है और बताना चाहिए, और दुनिया में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वो छुपाते हैं और कई मरतबा फेक न्यूज़ देते हैं। हमारे पास, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठा, जब एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड कंपनी, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी ने फैक्स भेजा और फैक्स में डिविडेंड और उसके डिक्लेरेशन जो थी वो गलत बताई। मेरे सामने यहाँ हुआ है, एक कंपनी आई जिसने ये बताया नहीं कि उसके ऊपर किस एक पर्टिकुलर बैंक का इतना बड़ा कर्जा है, जो रेगुलेटर को जब ये लिस्टेड होने को आई तो उनको पता होना चाहिए था। उसके बाद वो कंपनी के प्राइसेस बहुत डिक्लाइन हुए और यहाँ कई क्लाइंटों को हार्ट अटैक हुए। ये अब मैं कोई बहुत पुरानी हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात। तो ये जो नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहे, इनको भी मैं तो कहता हूँ जेल करवानी चाहिए इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि भाई ये नहीं दे रहे। ऐसा भी हुआ है कि प्रॉक्सी लेकर कंपनियों में गए हैं लोग वो डायरेक्टर बनने के लिए, तो कंपनियों ने अपने फैक्सेस बंद कर दिए कि ये डायरेक्टर ना बन सकें। तो ये सब चीज़ें तो रेगुलेटर्स को देखनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो रेगुलेटर्स हैं, जो हमको सबको हैंडल कर रहे होते हैं, उसमें सबसे बेस्ट अभी भी मैं स्टेट बैंक को समझ रहा हूँ कि स्टेट बैंक तमाम अपनी बैंकों को हर वक्त हर सेकंड देख रहा होता है, वॉच कर रहा होता है। इसमें कोई बैंक डिफ़ॉल्ट पर होता है तो उसको ऑटोमेटिकली उसको कैच होल्ड कर लेता है, उसके पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कैच होल्ड करता है। यहाँ पर हमारी कंपनियों को जो देख रहे हैं रेगुलेटर्स, वो नहीं करते। अगर एक क्लाइंट आपके पास इस वजह से आके ये कहता है कि आपकी वजह से हमारे पैसे चले गए, तो वही जो से ज़फ़र भाई कह रहे हैं, जैसे अमीन साहब कह रहे हैं कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने उनको ये कहा है कि आप महंगी चीज़ ख़रीद लो, या फिर हमने कहा है कि वैल्यूएशन देकर नहीं। हमने हर बार सब जितने भी क्लाइंट्स होते हैं हम सबको सजेशंस यही देते हैं कि आप जब भी किसी जगह इन्वेस्टमेंट करें, आप उसकी बुक्स देखें, आप कि क्या है कंपनी में क्या नहीं है। अच्छा, जब एक कंपनी में आप उसकी चीज़ें देख लेते हैं सारी कि क्या उसने अर्निंग्स किए, क्या एक्सपेंसेस किए हैं, और फिर जब आपको सवालात करने होते हैं किसी कंपनी से, तो पाकिस्तान में वैसे इसका ट्रेंड बहुत कम है कि एक कंपनी आपको कंपनी ब्रीफिंग रखे जिसमें आपके सारे सवालात के जवाब हो। अब ये होता क्या है कि इसमें कोई कंपनी वंस अ ईयर रख रही है, कोई कंपनी ट्वाइस अ ईयर रख रही है, कोई कंपनी बिल्कुल भी नहीं रख रही है। लेकिन इसमें अब एक कंपनी में अगर आप देखें कि 2 लाख या 3 लाख इन्वेस्टर हैं या 2.5 लाख इन्वेस्टर एक कंपनी के अंदर ही, तो अब जाहिर सी बात है हम ये एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे कि कंपनी पूरे 2 लाख इन्वेस्टर्स को हर बार कॉल के पे फ़ोन पे उठा के जवाब दे। लेकिन हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स हो, कंपनी खुद अपनी ब्रीफिंग्स रखे और अपने सारे क्लाइंट्स को खुद इनवाइट करके बताएं कि हमारी कंपनी में पास्ट में क्या होता रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, और अभी हम करंट सिनेरियो में हम कहाँ पर खड़े हैं। इस तरीके से एक क्लाइंट के पास भी सारी इन्फॉर्मेशन होगी और इंटरैक्टिव जब सेशंस भी होंगे कि आगे कंपनी के क्या प्लान्स है करने के, तो ज़्यादा बेहतर होगा एक क्लाइंट को समझने के लिए कि ठीक है अब मैं इस कंपनी में आज इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं। लेकिन ये कह देना कि कंपनी या तो फिर चीज़ें गलत दिखा रही है या मिसगाइड कर रही है, ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ रिसर्च है। जाहिर सी बात है कि अब जैसे ज़फ़र साहब ने ये भी कहा कि कंपनी ने गलत मिसगाइड किया आपको डिविडेंड दिखा, ऐसा भी होता है कि डिविडेंड मिसगाइड करके दिखाते हैं। अब उस डिविडेंड पे तो आ गया, इन्वेस्टर ने तो आपके शेयर्स ले लिए, लेकिन अगर उसके आधे घंटे बाद उसकी सही रिपोर्ट आ रही है तो वही शेयर आपको वहाँ से 5% 7% नीचे मिल रहा है, तो बेसिकली वो इन्वेस्टर उसी दिन 6-7% पैसे अपने लूज़ कर जाता है। तो ये चीज़ें रहती हैं। वही ज़फ़र भाई वाली बात है कि रेगुलेटर्स को इस चीज़ के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है और उनको ये चाहिए कि उन चीज़ को इस एक प्रैक्टिस में लेके आएँ। कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स को, कॉर्पोरेट एक पूरा जो एक तरीक़ाकार है ग्लोबली, उसको एक प्रैक्टिस में लेके आए कि हर इंसान के पास इक्वल इंफॉर्मेशन हो जिसकी बेसिस के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट प्लान्स बना सकें। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आप तीनों से मेरा ये सवाल है कि अभी सियासी मामलों की वजह से स्टॉक मार्केट ने काफ़ी प्रेशर लिया था, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ने परफॉर्मेंस दिखाई नहीं अपनी। आगे क्या सूरत हाल देख रहे हैं, जो हुकूमत आ रही है उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या देख रहे हैं कि आगे नई हुकूमत जो आएगी उसके बाद स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगी? सर आप बताएं सबसे पहले। देखिए, जो सियासी मुश्किलात थी उसका जैसे ही एंड की तरफ जाने लगा कि ऊँट एक करवट बैठने लगा, तो आप कैपिटल मार्केट का रिएक्शन फ़ौरन देखें कि फ़ौरन वो अच्छाई की तरफ चला गया। और वो ये शो करता है कि ये पॉलिटिकल क्राइसिस किसी भी तरफ जाता, चाहे अपोजिशन की तरफ जाता, चाहे गवर्नमेंट की तरफ जाता, लेकिन उसका
क्लैरिटी कितनी ज़रूरी थी हमारी मार्केट के लिए, इसका एक एग्जांपल आपको मिल गया है लास्ट वीक, ये पूरा, ठीक है। अब अगर ये मसला थम जाता है तो इसका हमें बड़ा फ़ायदा होगा, कैपिटल मार्केट को भी, इकोनॉमी को भी, डॉलर रुपये की पैरिटी को भी, इंटरेस्ट रेट को भी स्टेबिलिटी मिलेगी। अच्छा, इन्वेस्टर भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अब ये मुल्क ऑन द गो है। तो ये ऑन द गो का जो रिज़ल्ट है वो अभी से आपको नहीं पता चलेगा, वो आपको ये 2-3 महीने, अभी तो दोनों तरफ के लोग अपने अपने गिमिक्स कर रहे हैं। एक तरफ ऑपोजिशन में अब बैठ गए हैं, जो लास्ट हुकूमत थी वो रोड पर स्ट्रीट स्मार्ट और स्ट्रीट पर दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे जो हुकूमत आई है वो जल्दी जल्दी एक दिन में यूँ लगता है कि पाकिस्तान को चेंज कर देंगे। ये दोनों साइड पे ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो नई ये रिज़ल्ट्स आ रही हैं, ब्लूमबर्ग्स की रिपोर्ट्स और जो आ रही हैं, वो यही कह रही हैं कि हम 4-4.25 के ऊपर की GDP पर नहीं जा रहे। हमारी कोई डॉलर रुपये की पैरिटी ऐसी नहीं होगी कि वापस 150 रुपये देखें। हम लोग कोई इंटरेस्ट रेट अचानक 2.5% बढ़ाकर, मैं 100 बेसिस पॉइंट तो आपके प्रोग्रामों में कहा था, 2.5% का किसी को आइडिया नहीं था। अब इसको रिफंड सिंगल डिजिट पर आने का मुश्किल है। तो ये सब के जवाब जो हैं आपको कम से कम 6 महीने के अंदर आएंगे। अमीन सर, आप बताएं, आप क्या देखते हैं आगे सूरत हाल मार्केट की? देखिए, जो ज़फ़र भाई ने बताया काफ़ी चीज़ें उन्होंने बता दी। अब आगे देखिए, डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस तरह से सीरियसनेस है कि नहीं है कि इकॉनमी को और जो आपकी रुपी पैरिटी है उसको कंट्रोल करना है। देखिए, मसला है कि जहाँ आपका रुपी वीक होता है सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर डॉलर में आप ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं और उसको अगर कन्वर्जन करें तो आपका इन्फ्लेशन वैसे ही बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको रिजर्व्स को भी मेंटेन करना है, और रिजर्व्स आपके ज़्यादातर बोरोड हैं। तो आप किस तरह से करेंगे? IMF के पास भी जाएंगे, आप रीस्केड्यूल कराएंगे, रातों रात तो आपके पास रिजर्व्स नहीं आ जाएंगे कि 5-10 अरब डॉलर आपके पास आ जाएँ और आपके रिजर्व्स बढ़ जाएँ। तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे बड़ा मसला है कि फूड इन्फ्लेशन हमारे यहाँ कंट्रोल नहीं होता। आप फार्मर जो लगाता है उसको क्या नफ़ा मिलता है और मिडलमैन को क्या मिलता है, उसको जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे। हम टैक्सेशन की बातें करते हैं या स्टॉक एक्सचेंज से आप टैक्स लेते हैं, हर जगह से टैक्स लेते हैं, ये वाहिद इदारा है जो डॉक्यूमेंटेड है, और वहाँ पे आप देखते हैं कि जो मिडलमैन है वो जो प्रॉफिट पे टैक्स भी नहीं दे रहा होता। तो ये कौन सा निज़ाम है? सबको एक इक्वल लेवल पे होना चाहिए। प्लस मैं ये भी कहूँगा कि नहीं, गवर्नमेंट आई है एक एसेट क्लास में जो आपने डिस्पैरिटी रखी हुई है कि रियल एस्टेट पे आपने कैपिटल गेन अलग रखा हुआ है, यहाँ पे अलग रखा हुआ है। तो सारी क्लासेस जो होती है एसेट क्लासेस के बराबर रखें। जो भी इन्वेस्टर ने डिसीजन लेनी है, उसने रियल एस्टेट में जाना है, उसने स्टॉक में जाना है, तो वो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं वो देखने की ज़रूरत है और बहुत सीरियसली वे में आपको काम करना पड़ेगा। मतलब आप इसको बिल्कुल ईजी नहीं ले सकते। अभी आप बड़े ख़तरनाक लेवल पे हैं क्योंकि आपके पास ज़्यादातर रिजर्व बोरोड है, वो आपको वापस करना है क्योंकि श्रीलंका का हाल हमने देखा है कि वो क्या हाल है। तो मैं यही हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि सारी इकोनॉमी पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए और अच्छी टीम लेके आएँ जो उसको समझे और चला सके। यासिर, आप बताएं कि आने वाला जो मतलब अभी साल चल रहा है, आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल है और इन्वेस्टर्स के लिए आप आगे कैसा देख रहे हैं? देखिए, इन्वेस्टर्स का तो आपने सेंटिमेंट्स देख लिया। जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो ये जितने भी पॉइंट्स इंक्रीज़ हुए सारा सेंटिमेंटल चेंज था, ऐसा नहीं है कि कोई हमारे फंडामेंट चेंज हो गए। अगर आप बात करें कि हमारे रिज़र्व्स की, वही बात है, पिछले महीने हमारे रिज़र्व 16.5 अरब थे, अभी 11.25 अरब पे खड़े हुए हैं। आपकी जो चाइना का रोल ओवर हुआ है $2.5 बिलियन का, वो वापस अगर रिज़र्व में आ जाता है तो फिर से हम खड़े हो जाते हैं $14 बिलियन के ऊपर। लेकिन ये वही बात है जैसे अमीन यूसुफ साहब ने कहा कि ये सारा बोरोड है। मैं ये समझता हूँ कि हमें आगे आने वाले दिनों में अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। हम अब तक अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क को पिछले 10-15 सालों में हमने इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी बना दिया है। अगर आज भी हम ये काम करते हैं कि हम अपने मुल्क को प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकॉनमी बना के फिर हम ये टारगेट करें कि अगर आज हमारा टैक्स कलेक्शन FBR की तरफ से अगर 3,500 अरब रुपये है और अभी जो बढ़ के 3,800 अरब रुपये हो गया है, जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि ठीक है, अगर हमारा ये इस तरह टैक्स कलेक्शन बढ़ जाते हैं तो जो हम सोच सकते हैं अगले आने वाले 10 सालों में कि जितना हमारे ऊपर कर्जा है वो हम कल भरने की पोजीशन में भी आएँ। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, अगर आप देखें लास्ट ईयर हमारी मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्राफ था वो था 1.8 to 2%। आज की तारीख में हमारा मैन्युफैक्चरिंग ग्राफ है 7.7%। इसका मतलब है कि पिछले 1-1.5 साल में 5.5% आपकी मैन्युफैक्चरिंग ग्राफ ऊपर गया है।
ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस मैन्युफैक्चरिंग को आपको लेके जाना चाहिए एटलीस्ट भी 25-30%। तो हम ये सोच सकते हैं कि कल को हो सकता है 10 साल बाद कम से कम हमें और कर्ज़े नहीं लेने पड़े। जब ये सूरत हाल बनेगी तब हम ये कहेंगे कि हाँ, डॉलर अगर आज भी 180 का है तो ये हम सोच सकते हैं कि शायद यहाँ से 10-20 रुपये 30 रुपये नीचे चले जाए। अगर आज भी आपके रिज़र्व में 14 अरब डॉलर पड़े हुए हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि ठीक है, इन रिज़र्व्स को हम अपने कर्ज़े उतारने के बाद अगर हम इन रिज़र्व्स पर आ जाते तो फिर आपका मुल्क एक बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर नई गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है, ताकि अच्छा अगर ये करेंगे तो उनका अपना ज़ाहिर सी बात है जब दिखेगा इकॉनमी बढ़ रही है, बिज़नेस तबके को फ़ायदा हो रहा है, एक आम आदमी को फ़ायदा हो रहा है, जो नीचे जॉब कर रहे हैं वो फ़ायदा, सब लोगों को फ़ायदा होगा, इनका अपना वोट बैंक इसी तरह बढ़ेगा। अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान बातों से चल सकता है इससे ज़्यादा। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि तीनों ने ही बहुत ही मुत्तफ़िक राय अपनी दी सारे सवालों में। हमारे जो सवाल मैंने उनसे किए, कितनी सच्चाई है इसमें, क्या है, ये तो आपको पता चली गई। स्टॉक मार्केट के जितने भी लूप होल्स हैं वो सारे आज डिस्कस किए गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आज के प्रोग्राम से आपको भी बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।